हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय सर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारी जो चर्चा हो रही थी रिकॉर्डेड क्लास के अंदर, वो राजस्थान ज्योग्राफी को लेके, जिसमें जो भौतिक प्रदेश है इसकी चर्चा हो रही थी। जिसमें हमने देखा है कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की जो विशेषताएं किस प्रकार की रही है, उसमें किस प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं, किस प्रकार का क्षेत्र पाया जाता है, किस प्रकार की संवर्षा रेखा ऐसे गुजरती है, और यहाँ की बात करें कि मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है। इसके बाद में हमारी जो चर्चा हो रही थी वो मरुस्थलीय क्षेत्र में कुछ जो शब्दावली है उसको लेकर चर्चा हो रही थी, जिसमें लाठी सीरीज क्या है, चंदन नलकूप क्या है, रेग क्या है, हमादा क्या है, इस प्रकार की शब्दावलियों की हमारी चर्चा हो रही थी। आज की क्लास में और देखेंगे कि जो शब्दावलियां कुछ और बची है, जैसे बालसन क्या है, पलाया क्या है, हमादा क्या है, पेडिवेंट क्या है, तल्ली मरहो क्या है, इनको शब्दावलियां हमारी हो रही है। गोखुर जिले क्या है, इन चीजों के बारे में आज की क्लास में और देखेंगे, इन शब्दावलियों की कुछ विशेषता और क्या रही है। अब बात करते हैं पहले बालसन क्या होता है, यानी जो शब्दावलियां है। अब पहले बात करते हैं बालसन की। बालसन क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, यानी कि मान लीजिए चारों तरफ पहाड़ी क्षेत्र, बीच में जो स्थलीय भाग बचा हुआ है उसको कहते हैं बालसन। यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है, पहाड़ियों से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। यानी कि मरुस्थल में पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र बालसन कहलाता है। ये मान लीजिए क्या है? पहाड़ी। ये भी क्या है? पहाड़ी। ठीक है। अब जो ये बीच का जो क्षेत्र बचा हुआ है, यानी कि पहाड़ी से घिरा हुआ स्थलीय भाग मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर जो रहता है, उसको नाम क्या कहते हैं? बालसन। ये तो क्या हो गया? बालसन। फिर बात करते हैं पेडिमेंट। पेडिमेंट वो क्षेत्र होता है कि वर्षा जल द्वारा पर्वतीय ढालों के सहारे जो कटाव किया जाता है। मान लीजिए ये जो पहाड़ी है पहले यहां तक थी, ये जो पहाड़ी क्षेत्र मान लीजिए इस प्रकार जो पहाड़ी क्षेत्र थी, फिर यहाँ पे वर्षा द्वारा कटाव करने के कारण जो पहाड़ी क्षेत्र इसका इतना पीछे की ओर भाग चला गया। तो ये जो खड़ा डाल किया गया है बारिश के द्वारा, यानी पर्वतीय क्षेत्रों को काटकर खड़ा डाल की प्रवृत्ति दी गई है, उसको क्या कहते हैं? पेडिमेंट कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? पेडिमेंट। वर्षा द्वारा पहाड़ी क्षेत्र पर पहाड़ी क्षेत्रों को काट कर खड़ा जो ढाल किया जाता है, खड़ा ढाल में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि खड़े ढाल में परिवर्तित किया जाता है, उसे पेडिमेंट कहते हैं। पेडिमेंट क्या है? देखो, बालसन तो क्या है? पर्वतीय क्षेत्र से घिरा हुआ जो स्थलीय क्षेत्र है उसको तो कहते हैं क्या? बालसन। पहाड़ी क्षेत्र में जो वर्षा द्वारा काट कर इसकी जो ढाल को सीधा कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? पेडिमेंट। अब बात करते हैं इसमें बजादा। ठीक है। बजादा क्या होता है? ठीक है, इसमें नाम इसका बजादा, या बात करें इसमें बजाडा। बजाडा भी हमें देखने को मिलता है। ये बजाडा क्या होता है कि पर्वतीय क्षेत्र से जो काट के जो मलबा नीचे की ओर आया है, और यहाँ पर जो चबूतरे नुमा जो क्षेत्र बना दिया जाता है। ठीक है। मान लीजिए यहां से जो अगर मिट्टी का जो कटाव हो गया है, या पर्वतीय क्षेत्र कंकड़ पत्थरों का जो कटाव हो गया है, उसका यहाँ पर जो जमाव कर दिया जाता है। ठीक है। और ये जो जमाव है इसे क्या कहते हैं? बजादा या बजाड़ा। ठीक है। अब जो कंकड़ पत्थर रहते हैं, ये जलोढ़ जो पंख नुमा आकृति है, ये कैसी रहती है? जलोढ़ पंख नुमा आकृति कैसे रहती है
कि यहाँ से जो कंकड़ पत्थर आ रहे हैं इनके मध्य क्या है, छिद्र रहते हैं, यानी कि इनके मध्य पानी को प्रवाहित होने के लिए जगह इसमें रहती है, इसमें रास्ता रहता है, जिसका क्या रहता है, अदृश्य रहता है। पानी सतह पर नहीं बह के इन कंकड़ पत्थरों के द्वारा जो पर्वतों से जो पानी आ रहा है इसमें बह के इधर यहाँ पे पलाया के अंदर एकत्रित हो जाता है। जो यहाँ पे पानी एकत्रित हो रहा है और इस पारगम्य क्षेत्र से निकल रहा है, तो ये जो कंकड़ पत्थर यहाँ से जो पेडिमेंट द्वारा कट के यहाँ पे आए थे, पेडिमेंट जो क्रिया हुई थी, इस कंकड़ पत्थरों के अंदर पानी सतह पर चलता हुआ नहीं दिखाई देता है। इसके मध्य से पारगम्य स्थिति द्वारा इसमें पानी आगे की ओर निकल जाता है, तो इस स्थिति को कहा जाता है बजादा। यानी कि पंखनुमा आकृति को, पंखनुमा आकृति जिसमें पानी सतह पर दिखाई नहीं देता है, पानी सतह पर दिखाई नहीं देता है। और जो आकृति होती है किस प्रकार की पंखनुमा आकृति होती है, जिसे बजादा कहा जाता है। ठीक, यानी कि जो यहाँ पे पेडिमेंट की जो स्थिति बनी थी, यानी जो जल द्वारा यहाँ पर खड़ी ढाल का निर्माण किया गया था, और जो पर्वतीय क्षेत्र कंकड़ पत्थर यहाँ पे एकत्रित हुए थे, इनसे जब वर्षा जल यहाँ से बहता है तो इनके कंकड़ पत्थरों के मध्य ऊपर नहीं बहता है, बल्कि इनके मध्य से निकल के आगे की ओर प्रवाहित हो जाता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति बनती है उसे कहते हैं बजादा या बजाड़ा। ठीक है, अब जो अगली बात करते हैं वो किसकी करते हैं, पलाया की। पलाया क्या है, ठीक, अगली बात करते हैं पलाया। बालसन के मध्य स्थित समतल क्षेत्र, यानी कि जो ये बालसन क्षेत्र है, पहाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र, इसमें जो ये क्षेत्र है यानी कि समतल जो सतह है आपकी, बात का जो समतल यहाँ की जो सतह है, इस सतह को क्या कहा जाता है, पलाया। ठीक है, तो लवणों के साथ में जो वर्षा जल एकत्रित होता है, क्षेत्र जहां लवणों की मात्रा के साथ जल एकत्रित होता है, उस समतल क्षेत्र को पलाया कहा जाता है। यानी ये जो समतल क्षेत्र, इसको तो कह दिया नाम पलाया, और इस पलाया में जब पानी एकत्रित हो जाता है, इस पलाया में पानी एकत्रित होता है, तब इसे पलाया झील कहते हैं। ठीक है, यह तो क्या पलाया। अब जब इसमें पानी एकत्रित हो जाता है, ठीक है, यहां पर पानी इकट्ठा हो गया लवणों की मात्रा के साथ में, तो इसको नाम दे दिया गया पलाया झील। क्या नाम दे दिया गया, पलाया झील। अब देखिए यहाँ पे आकृति बन रही बालसन। अब बालसन से कई शब्द जुड़े हैं, बालसन है, पेडिमेंट है, बजादा है, और पलाया झील है। क्या शब्द कैसे जुड़े, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसको नाम दे दिया गया क्या, बालसन। पर्वतीय ढालों पर बारिश के द्वारा जो कटाव करके जो खड़ी सतह बना दी जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, पेडिमेंट। फिर वही जो मलबा जो पानी के जल के साथ में कटाव करके नीचे एकत्रित हो जाता है, पारदर्शी होता है, हम बोलते हैं इसमें से पानी रिस के आगे की ओर निकल रहा है, सतह पर चलता हुआ पानी दिखाई नहीं देता है, या शंकुनुमा प्रकार की जो जलोढ़ पंखनुमा आकार की जो आकृति होती है, उसको क्या नाम दे दिया गया, हमादा या सॉरी बजाडा या बजाड़ा। फिर बात करें पलाया। अब ये जो पहाड़ी क्षेत्र से जो समतल जो क्षेत्र है, इस समतल क्षेत्र में जहां पर पानी एकत्रित होता है, पहाड़ से जो लवणों की मात्रा के साथ में या अन्य क्षेत्रों से पानी बहकर आता है इस समतल क्षेत्र में, तो इसे नाम दे दिया पलाया। जब इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो पानी जब इकट्ठा हो जाता है इसे नाम दे दिया गया, नाम दे दिया जाता है पलाया झील। तो कितनी बात होगी हमारी एक साथ, बालसन, पेडिमेंट, बजादा, पलाया और पलाया झील। ठीक है, ये जो हमारी जो शब्दावली हुई है वो ये किससे संबंधित, बालसन से संबंधित। यानी जो बालसन क्षेत्र है इसमें जो आकृतियां बन रही है अलग अलग, उसको किस किस नाम से जाना जाता है। अब बात करें तल्ली मरहू वो किस प्रकार की शब्दावलियां हैं। अब बात करते हैं बाप बोल्डर। बाप बोल्डर, ये बाप बोल्डर क्या है, बाप बोल्डर पाया जाता है कहां पे, जोधपुर में।
बाप बोल्डर कौन से पाया जाता है? जोधपुर में। यह है कार्बोनिफेरस काल में हुए हिमानी के अवशेष के रूप में जाने जाते हैं। बाप बोल्डर क्या है कि हिमानी जो कार्बोनिफेरस काल था, इस समय जो हिमानीकरण हुआ था, उस समय के जो अवशेष पाए जाते हैं वो बाप बोल्डर के क्षेत्र में बाप बोल्डर के नाम से जाने जाते हैं। अब ये बाप बोल्डर क्या है कि जो बाप क्षेत्र है जोधपुर, जो ये मान लीजिए यहाँ का तक का क्या है, बाप क्षेत्र है, इसमें जो चट्टानी जो क्षेत्र है या बात करें जो कंकड़ पत्थर वहां भी पाए जाते हैं, उसमें हिमानी काल में, सॉरी जो यहाँ पे कार्बोनिफेरस काल में वो हिमानी जो ये हिमानी काल हुआ था, इसमें हिम यानी बर्फ के जो घर्षण से जो आकृतियां बनी हुई है वो क्षेत्र पाए जाते हैं। यानी बाप बोल्डर है क्या? बाप बोल्डर, ये बाप बोल्डर जो कंकड़ पत्थर वहां के पाए जाते हैं चट्टानी क्षेत्रों में, उसमें जो हिम कार्बोनिफेरस काल में हिमानीकरण हुआ था, यानी बर्फ जमी थी यहाँ पे, उस बर्फ से यहाँ पर जो चट्टानी जो क्षेत्र या जो कंकड़ पत्थर है यहाँ पर उस हिमानी के घर्षण से उस आकृतियों का निर्माण हुआ है उन चट्टानों पे। ठीक है, तो उन चट्टानों के जो अवशेष है यानी हिमानीकरण के जो अवशेष है, हिमानीकरण के घर्षण के द्वारा जो कंकड़ पत्थर पे या जिसपे उनके निशान मिलते हैं हिमानीकरण के, उसी को नाम दे दिया गया बाप बोल्डर। ठीक है, बाप क्षेत्र बोल्डर होते हैं कंकड़ पत्थर जिसमें हिमानीकरण के अवशेष यानी बात करें चिन्ह पाए जाते हैं, उसकी आकृतियां हिमानीकरण की पाई जाती है, तो उस आधार पर नाम दे दिया गया है कि यहाँ पे जो बाप बोल्डर क्षेत्र कौन सी जगह है? जोधपुर के अंदर। ये जो बाप बोल्डर क्षेत्र है इसका इतना सी महत्व है कि पूछा जाता है बाप बोल्डर कौन से जिले में, तो कौन से में? जोधपुर के अंदर। बाप बोल्डर यही चीज है कि जब हिमानीकाल हुआ था तो बर्फ के घर्षण से इस जो चट्टानी जो क्षेत्र था, जो कंकड़ पत्थर है यहाँ पर, उस हिमानी के घर्षण से उन जो कंकड़ पत्थर इस पे आकृतियां बन गई, उस आकृतियों के आधार पर कहा गया कि यहाँ पे हिमानीकाल भी रहा हुआ है राजस्थान में। तो ये जो बाप बोल्डर क्षेत्र है वहां पर उस हिमानी के अवशेष पाने के कारण इस बाप बोल्डर को बाप बोल्डर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं जो यहाँ पे जो अपने आकलवुड फॉसिल पार्क है वो कहाँ पे है? आकल वुड फॉसिल पार्क। ये जो आकलवुड फॉसिल पार्क है वो क्या है? आकलवुड फॉसिल्स पार्क। ये जो पार्क कौन सी जगह है? जैसलमेर में। ये जो आकलवुड फॉसिल पार्क कौन सी जगह है? जैसलमेर का। यहाँ पर क्या अवशेष पाए जाते हैं? इसमें जूरासिक काल के जुरासिक काल के या बात करें, इसमें जुरासिक जो काल है लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व लकड़ी के अवशेष पाए जाते हैं। या बात करें कि 18 करोड़ वर्ष पूर्व जहां पे जुरासिक काल था उस समय के वनस्पतिक जो अवशेष है उसके यहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन सी जगह? आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर के अंदर। आकल फॉसिल पार्क की बात करें, आकल वुड वुड यानी होता है लकड़ी के आधार पे, आकल फॉसिल पार्क यानी कि जो लकड़ी के जो अवशेष पाए गए या वनस्पति के जो अवशेष पाए गए कौन सी जगह पाए गए? जैसलमेर के आकल फॉसिल पार्क है, वहां पर इस जुरासिक काल के लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ पे वनस्पति के अवशेष पाए गए, इसलिए आकलवुड फॉसिल पार्क जाना जाता है। तो बाप बोल्डर तो हिमानीकरण के लिए जाना जाता है, और बात करें आकलवुड फॉसिल पार्क जाना जाता है जुरासिक काल के 18 करोड़ वर्ष पूर्व वनस्पति के अवशेष पाए जाने के कारण जाना जाता है। अब बात करते हैं तल्ली या पोखर। ये क्या है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में मरुस्थलीय में छोटे छोटे खड्डों में जो वर्षा जल एकत्रित हो जाता है, तो उन्हें कहते हैं, उसे कहते हैं तल्ली या मरहो, सॉरी तल्ली या पोखर। यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में छोटे छोटे खड्डों के रूप में अगर वर्षा जल इकट्ठा हो जाता है तो उस इकट्ठे हुए जल को कहते हैं तल्ली या पोखर का नाम दे दिया जाता है। यहाँ पे कुछ दिनों के लिए पानी क्या होता है? एकत्रित रहता है, संचय यहाँ पे रहता है, जिसे हम जो व्यक्ति है
पीने के रूप में या पशुओं के पिलाने के रूप में काम में लिए थे, जिसे कहते हैं तल्ली या मरु। मरुस्थलीय क्षेत्र में छोटे छोटे खड्डों में जो वर्षा जल एकत्रित हो जाता है उसे कहते हैं तल्ली या पोखर। अब बात करते हैं मरहो। मरहो भी इससे जुड़ा हुआ है। तल्ली या पोखर क्षेत्र से जहां पे छोटे छोटे खड्डों में वर्षा का जल एकत्रित होता है, और अब एकत्रित होने से वहां पर जो मिट्टी है वो उपजाऊ प्रकार की हो जाती है, उस उपजाऊ मिट्टी को कहा जाता है क्या? मरहो। यानी कि तल्ली या पोखर की तलहटी में उसके पेंदे में उपजाऊ मिट्टी के जमाव को मरहो कहते हैं। फिर यहाँ पे अब बात करते हैं खंडीन। तल्ली पोखर या मरहो और खंडीन, ये तीनों एक ही शब्दावली से, जैसे बालसन से जुड़े हुए, पेडिमेंट है, इसमें बजादा है, और अब पलाया झील है, और पलाया जो क्षेत्र है वो इससे बालसन से जुड़े हुए थे। ये जो तीन क्षेत्र तल्ली, मरहो और खंडीन, ये जो क्षेत्र इसी से जुड़े हैं। अब मरहो में जो उपजाऊ क्षेत्र है या उपजाऊ जो मिट्टी है, मरहो क्षेत्र में जहां उपजाऊ मिट्टी में जो उपजाऊ मिट्टी में कृषि की जाती है, उसे खंडीन कृषि कहते हैं। खंडीन कृषि कहते हैं। तीन शब्दावली जुड़ी हुई है, तल्ली पोखर है, उसमें मरहो और खंडीन जुड़ा हुआ है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है कि छोटे छोटे जहाँ पे खड्डे बने हुए पानी का जल जो बहकर आके इकट्ठा हो जाता है, वहां पे अपने साथ में जो पानी बहकर आ रहा है, अपने साथ में उपजाऊ मिट्टी, जहाँ पे हम बात करें कि जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर जो जलोढ़ मिट्टी लाके आते हैं, उसी के रूप में जो पोषक तत्व लाके यहाँ पे इकट्ठा कर देती है, कौन सी जगह? पोखर के अंदर। जब ये पानी सूख जाता है तो यहाँ पर जो उपजाऊ जो मिट्टी शेष बची हुई रहती है पानी के सूखने के बाद, उसे कहते हैं मरहो। अब इसी मरहो में जब कृषि कर दी जाती है, यानी उस क्षेत्र में जब कृषि की जाती है, तो उस कृषि क्षेत्र में या उस जो कृषि की जाती है उसी के प्रकार को क्या कहा जाता है? खंडीन कहा जाता है। तो वो जो कृषि होती है किस प्रकार की होती है? खंडीन पर, यानी खंडीन प्रकार की कृषि कौन सी जगह की जाती है? छोटे छोटे क्षेत्रों में जहां पर उपजाऊ जो मिट्टी शेष रह जाती है, वहां पर जो कृषि कर दी जाती है उन खड्डों में, उसे कहते हैं क्या? खंडीन कृषि कहते हैं। अब जो एक खंडीर है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर में, यानी जो खंडीर सर्वाधिक कौन सी जगह पाए जाते हैं? जैसलमेर में। ये जो खंडीन कृषि की जाती है सर्वाधिक किस क्षेत्र में की जाती है? जैसलमेर के अंदर की जाती है। और सामुदायिक क्षेत्र होता है, यानी इसमें कृषि हर सभी लोग अपने अपने हिसाब से कृषि करते हैं, अपने हिस्से के अनुसार यहाँ पे कृषि करते हैं। तो सर्वाधिक खंडीन की बात करें कौन सी जगह पाया जाता है? जैसलमेर के अंदर पाया जाता है। अब बात करते हैं रन या टाट। रन या टाट क्या है? बालों का स्तूप मुक्त क्षेत्रों के अंदर, यानी बालों का स्तूप रहित जो क्षेत्र है उसके अंदर चट्टानी जो क्षेत्र है वहां पर जो जल इकट्ठा होता है उसे कहते हैं रन या टाट। लेकिन मिट्टी की या बाद चट्टानी क्षेत्रों की लवणता के कारण ये जो जल किस प्रकार का हो जाता है? खारे प्रकार का हो जाता है। सॉरी, मरुस्थलीय नहीं, मरुस्थल। मरुस्थल रहित क्षेत्रों में मरुस्थल रहित क्षेत्रों में वर्षा जल इकट्ठा हो जाता है, यानी कि मरुस्थल रहित क्षेत्र जहां पे मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं, चट्टानी प्रकार का जो क्षेत्र पाया जाता है वहां पर जो वर्षा जल इकट्ठा होता है उसे कहते हैं रन या टाट। लवणता के कारण यहाँ का जल, या बात करें रन या टाट का जल खारा हो जाता है। यानी कि जो चट्टानी मरुस्थल है, या बात करें जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, बालू रहित जो क्षेत्र है वहां पर चट्टानी क्षेत्र है,
वहां पर जो वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है, लेकिन वहां की चट्टानों में खारेपन के कारण जो पानी है वहां का खारा हो जाता है। तो ये रन और टाट में जो जल पाया जाता है वो किस प्रकार का पाया जाता है, खारा पाया जाता है। अब बात करते हैं जो नदियों द्वारा जो जो यहाँ पे झीलों के प्रकार है, सॉरी जो झीलों के प्रकार है उनको क्या क्या नाम दिया जाता है। इसमें गोखुर झीलों की बात करें, सबसे पहले गोखुर झील। पहली बात करते हैं गोखुर की। गोखुर झील क्या है? गो खुर का उदाहरण लगाया जाता है। गो यानी गऊ और खुर यानी उसका जो खुर आता है, इस प्रकार की जो आकृति बनती है झीलों की उसे कहा जाता है गोखुर। गोखुर झील कैसे बनती है कि जब नदी समतलीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती है और अत्यधिक जब अपर्दन और निक्षेपण करती है, कटाव करती है और अत्यधिक कटाव करते करते यानी कि सर्पाकार प्रवाहित होने लग जाती है, और एक समय ऐसे आता है जब उस सर्पाकार आकार को छोड़कर वापस प्रवाहित सीधे होने लग जाती है, तो जो शेष जल बचा है उसको कहते हैं गोखुर झील। किस प्रकार की बात है, समतलीय क्षेत्रों में जो नदी मान लीजिए इससे प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इस प्रकार नदी प्रवाहित हो रही है, इसमें जो जल है वो इसके आधार पर प्रवाहित हो रहा है। अभी अत्यधिक विसर्पाकार आकार धीरे धीरे जब ये अत्यधिक कटाव और निक्षेपण से कटाव निक्षेपण से इस प्रकार की आकृति बन जाएगी, अंत समय के अंदर ये जो नदी है, जो ये झील है, ये इसे बनते हुए प्रवाहित होगी, जिससे जो ये क्षेत्र है यहाँ पर इसको छोड़ के फिर नदी वापस सीधे प्रवाहित होने लग जाएगी। ठीक है, यानी कि पहले नदी विसर्पाकार बह रही थी, तो इस क्षेत्र को छोड़कर जब नदी वापस सीधे प्रवाहित होने लग जाती है, तो ये जो शेष क्षेत्र बचा है इसको नाम दे दिया जाता है गोकुल। गोकुल क्षेत्र से कहा जाता है। जब फिर ये जब नदी विसर्प बना के फिर इस क्षेत्र को विसर्प वाले क्षेत्र को छोड़ सीधी प्रवाहित होने लग जाती है, तो ये जो जल शेष बचता है यहाँ पे इस प्रकार का, तो इसे कहा जाता है गोखुर या गोखुर झील। ये जो आकृति, इस आकृति को तो कहते हैं गोखुर, और इसमें जब जल बचा हुआ रहता है, शेष बचा हुआ उसे गोखुर झील। अब फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट बात करते हैं लेगून की। लेगून झील क्या है? लेगून झीलें वो है समुद्र तट के किनारे इनमें ये नदी जो झीलें पाई जाती है, कौन सी जगह? समुद्र तट के किनारे। उदाहरण बात करें उड़ीसा के अंदर जो चिल्का झील है वो सबसे बड़ी लेगून झील है। लेगून झील कैसे है कि नदियों द्वारा सर्वाधिक जब मिट्टियों का अपरदन किया जाता है और समुद्र के किनारे जाकर उनका निक्षेपण कर दिया जाता है, तो समुद्र जल जब लहरें खाता है तो जो उसका जो पीछे वाला जो भाग होता है, या जो पीछे समुद्र का जो किनारा छूट जाता है, तो उस छूटे हुए भाग में जो पानी एकत्रित हो जाता है और स्थल जो ये निक्षेपण करने से जो स्थल भाग आगे की ओर निकल जाता है, तो शेष जो समुद्री जो जल पीछे बचा हुआ है उसको कहते हैं लेगून। इसे ऐसे देखिए, ये हमारी समुद्री तट है, यहाँ पर तो क्या है? जल, और ये क्या है? स्थल। जब यहाँ पर जब नदियां प्रवाहित हो रही है, तो ये जब नदियां यहाँ पर मलबा डाल रही है, इधर से ये नदी डाल रही है, तो मलबा डालते डालते ये जो स्थलीय क्षेत्र इसको इतनी दूर आगे ले आई। यहाँ पर जो ये क्षेत्र था बचा हुआ, इस क्षेत्र के अंदर क्या करेगा, जो समुद्र जब लहरें करेगा या इस लहरों के द्वारा जो यहाँ पे जल पहुंच जाता है और थोड़ा जल यहाँ पे जब अपर्दन किया जाता है, वो इस अपर्दन के द्वारा जो जल यहाँ पे शेष रह जाता है, तो ये जो जल शेष रहता है इससे जो झील बनती है उसे कहते हैं लेगून। लेगून झील कौन सी जगह? समुद्र तट के किनारे समुद्री जल से निर्मित होने वाली झील को क्या कहते हैं? लेगून झील कहते हैं। अब बात करते हैं जो करेक्टर झील है वो क्या है। अब बात करते हैं क्रेटर। ये झील बनती है कि ज्वालामुखी छिद्र के ऊपर जब पानी एकत्रित हो जाता है या पानी का जमाव हो जाता है, या बात करते हैं पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको कहते हैं क्रेटर झील। कैसे? मान लीजिए यहाँ पर स्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर ज्वालामुखी का मुख है, यहाँ से ज्वालामुखी उद्गम हो रही है और यहाँ पे मलबा डाल रही है, तो ये जो क्षेत्र बचा हुआ रह जाता है, इस क्षेत्र में जब वर्षा जल इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, ज्वालामुखी के छिद्र पर एकत्रित जल को क्रेटर झील नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी जब मलबा निकल रहा है, तो इस क्षेत्र में जब यहाँ पे मान लीजिए मलबा इकट्ठा हो गया और ये जो बीच वाला जो क्षेत्र है, ये जो बंद होने से यहाँ पर जो झील बन जाती है उसे कहते हैं क्रेटर झील कहा जाता है। फिर कहते हैं कोलरेडो। जो जो क्रेटर झील इसी का विस्तृत रूप रहेगा क्या? कोल्डेरा। कोल्डेरा झील। और ये कौन सी क्रेटर झील? अब बात करें अब एक दो
3 और ये है 4 नंबर। कॉल्डेरा क्या है? इसी झील का विस्तृत रूप, जो क्रेटर झील है इसी का विस्तृत रूप। मान लीजिए ये यहाँ पे क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है, तो इस बड़े क्षेत्र में जो वर्षा जल इकट्ठा हो जाता है इसे कहते हैं कॉल्डेरा। यानी कि क्रेटर का विस्तृत रूप, इसको कहते हैं कॉल्डेरा। क्रेटर क्या है? ज्वालामुखी छिद्र पर एकत्रित जल को क्रेटर कहते हैं। या क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि ज्वालामुखी क्षेत्र में बनने वाली झीलों को क्या कहा जाता है, तो अगर क्रेटर नाम है तो क्रेटर, अगर ये कोल्डर नाम है तो कोल्डर, तो क्रेटर कोल्डर जो झीलें हैं वो ज्वालामुखी क्षेत्र में बनती है। ज्वालामुखी क्षेत्र का मतलब कि ज्वालामुखी छिद्र, उसी छिद्र पे जो दोनों झीलें हैं क्रेटर और कोल्डर है, दोनों का निर्माण वहीं पर होता है। बात करें, क्वेश्चन ऐसे पूछे कि प्रवाहित नदी के क्षेत्र से बनने वाली झील को क्या नाम दिया जाता है, तो नदी जब प्रवाहित हो रही है उसको नाम दिया था गोखुर झील। यानी कि बात करें कि अब देखो जो चारों झीलें इनका प्रकार अलग अलग है। नदियों से बनने वाली झील उसको कहते हैं गोखुर, समुद्र तटीय किनारे बनने वाली झील को कहते हैं क्या? लेगून। और बात करें यहाँ पर जो ज्वालामुखी छिद्र है, ज्वालामुखी क्षेत्र में जो झीलें बन रही है उसे कहते हैं क्रेटर या कॉल्डेरा। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की झीलें हैं, गोखुर झील, लेगून झील, क्रेटर झील और कॉल्डेरा झील। तो ये बात होगी राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में जो प्रमुख शब्दावलियां पाई जाती है उन शब्दावलियों को, बालसन क्या है, पेडिमेंट क्या है, बात करें पलाया क्या है, पलाया झील क्या है, बजादा क्या है, और इससे पहले हमारा हमादा है, रेग है, इरग है, इस प्रकार की हमारी शब्दावलियों की चर्चा कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट क्लास में जब बात देखेंगे तो हम देखेंगे राजस्थान के जो अरावली पर्वतीय जो भौतिक प्रदेश है इसकी चर्चा करेंगे। कल के परसों के जो पेपर था अपने जेल परेरी का, उसमें क्वेश्चन आया था अरावली का, अरावली पर्वतमाला किसका उदाहरण। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल पे पहले जो क्लास है भौतिक प्रदेशों की, इसके अंदर बताया गया था कि जो अरावली पर्वतमाला और जो दक्षिण पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है ये दोनों क्षेत्र किसके? गोंडवाना के भाग है, और जो तैतीस सागर के अवशेष मारे जाते हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और मैदानी क्षेत्र। तो इसमें से एक क्वेश्चन कल पूछा गया था कि अरावली जो क्षेत्र है किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है, उसका आंसर ये है। एक क्वेश्चन अपने जो लोक देवता है उसमें से पूछा गया था कि बात करें इसमें से जो रामसा पीर है वो किस लोक देवता को कहते हैं, तो रामसा पीर तो नाम दिया गया था रामदेव जी को। जहार पीर, गोगा पीर, ये जो मुस्लिम जो लोग है ये जहार पीर, गोगा पीर के नाम से किसको देते हैं? नाम गोगा जी को देते हैं। लेकिन रामसा पीर के नाम से मुसलमानों ने पुकारा था किसको? रामदेव जी को। तो राम सापीर का क्वेश्चन आया था जेलपरी के सेकंड पारी के अंदर, जो राम सापीर के नाम से रामदेव जी और जहार पीर और गोगा पीर के नाम से कईयों का क्वेश्चन गलत हुआ है कि पीर के आधार पर उन्होंने ऑप्शन गोगा जी किया है, तो वो क्वेश्चन गलत रहेगा, क्योंकि जहार पीर और गोगा पीर की जो उपाधियां हैं वो मुसलमानों ने गोगा जी को दी थी, जिनका जो मेला हनुमानगढ़ में लगता है, नोहर हनुमानगढ़ में। और जो राम सापीर उनको मुसलमानों ने संबोधित किया था किसको? रामदेव जी को, राम सापीर के नाम से। एक आया था रेवासा सिक्कर के अंदर जो मंदिर है वो किसका? जीर्ण माता का वो मंदिर है, किसका? जीर्ण माता का। तो इस प्रकार का एक दो क्वेश्चन जो हमारा अभी तक राजस्थान का जो पार्टीशन हुआ इसमें पूछा भी गया एक दो। एक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है उसका भी नामकरण है कि किस क्वेश्चन से है वो पता नहीं, लेकिन एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का भी एक क्वेश्चन पूछा तो कर्नल जेम्स टोड की क्या है? पुस्तक है। ठीक, ये हमारी यहाँ तक की जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की क्लास कंप्लीट हुई है। कल हमारी जो क्लास स्टार्ट है वो होगी अरावली पर्वतीय प्रदेश को लेकर या अरावली भौतिक प्रदेश को लेकर स्टार्ट होने वाली। सभी को नमस्कार।